डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलॉम का नियम। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अपने पास दो धनात्मक आवेश है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दो ऋणात्मक आवेश है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे एक धनात्मक आवेश अपने पास और दूसरा ऋणात्मक आवेश है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आएंगी, दोनों को ध्यान से देखना। ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब दोनों बल एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, यानी ये आवेश इससे दूर जाएगा और ये वाला आवेश इससे दूर चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों आवेशों के कारण लगने वाले जो बल की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि ये दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है। इसी प्रकार से ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होना चाहिए? अनुदिश होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जितना बल ये आवेश इसके ऊपर लगाएगा उतना ही बल ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, जितना बल ये आवेश इसके ऊपर लगाता है ये आवेश भी उसके ऊपर समान परिमाण का बल लगाएगा। मान लीजिए ये आवेश इसके ऊपर F1 बल लगाता है और यहाँ पे ये आवेश भी इसके ऊपर कितना बल लगाएगा? F1 बल लगाएगा। इसी प्रकार से ये आवेश इसके ऊपर F2 बल लगाता है तो ये भी उसके ऊपर समान परिमाण का बल लगाएगा। ये आवेश मान लीजिए इसके ऊपर F3 बल लगाता है, इसी तरीके से ये आवेश भी इसके ऊपर F3 परिमाण का बल लगाएगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आई अपने पास कि दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या होता है? अनुदिश होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जितना बल ये आवेश इसके ऊपर लगाएगा समान परिमाण का बल ये आवेश भी इसके ऊपर लगाएगा, चाहे ये आवेश 1 कूलॉम का हो चाहे ये 10 कूलॉम का हो। तो 1 कूलॉम का बल, 1 कूलॉम का जो आवेश है वो इसके ऊपर जितना बल लगाता है समान परिमाण का बल ये भी इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चाहे ये दोनों 1-1 कूलॉम के हो, चाहे ये 10 कूलॉम का हो, चाहे 100 कूलॉम का हो, तो जितना ये इसके ऊपर बल लगाएगा उतना ही बल ये इसके ऊपर लगाता है। ठीक है, अब यहां पे अपने को इन दोनों यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की डायरेक्शन का तो हमें पता है, लेकिन इन बलों का परिमाण कितना होगा वो निकालने के लिए हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का परिमाण कितना होता है। ठीक है, तो देखिए कूलॉम ने क्या बताया कि यदि मान लीजिए दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं और मान लीजिए इन दोनों आवेशों के कारण समान परिमाण का बल लगता है। यहाँ ये इसके ऊपर F बल लगाता है तो ये भी इसके ऊपर मान लीजिए F बल लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोबारा से बोल रहा हूं, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो है वो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो प्रत्येक आवेश के परिमाण की क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, प्रत्येक आवेश के परिमाण की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लगने वाला बल पहले आवेश के परिमाण की क्या है? समानुपाती है। इसी तरीके से दूसरे आवेश के परिमाण की भी क्या होगा? समानुपाती होगा। यहाँ पे इन दोनों से अपने पास आ गया F समानुपाती Q1 × Q2, समीकरण नंबर 1।
बात समझ में आ रही है? तो कूलाम ने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले आवेश के परिमाण की क्या होगा, समानुपाती होगा, दूसरे आवेश के परिमाण की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर के हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। ये दोनों बातें किसने बताई, कूलाम ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो लगने वाला बल है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो इनके ऊपर लगने वाले बल का जो परिमाण है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी को बढ़ाएंगे तो लगने वाले बल का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम दूरी को कम कर देंगे तो लगने वाले बल का मान कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कितना कर दिया, डबल कर दिया। डबल करते ही बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। यदि मान लीजिए मैंने दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो आधा करने पर बल का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है ना, तो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को मिलाकर के लिखेंगे। अपने पास आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R² के बराबर। यहाँ पे इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा जिसे कूलाम नियतांक कहा जाता है। ठीक है, जिसको अपन C से भी लिख सकते हैं या इसको अपन K से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन K से दर्शाएंगे। आगे अपने पास Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पे K क्या हो गया, K अपने पास एक समानुपाती नियतांक है। क्या अपने पास समानुपाती नियतांक है जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखते हैं, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ के बराबर। K का मान या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पे अपन K का मान निकालेंगे। देखिए मात्रक क्या होगा इसका, K का मान यदि अपन यहाँ से निकालेंगे तो K बराबर कितना हो जाएगा, F × R² अपॉन Q1 × Q2 के बराबर। K का मान निकालेंगे, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, इस R का स्क्वायर तो यह मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस आवेश का मात्रक कूलाम, इस आवेश का मात्रक भी क्या होगा, कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम कितना हो जाएगा, कूलाम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रक कितना आ गया, K का मात्रक कितना आ गया, K का मान कितना होता है 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है, और मात्रक कितना हो जाएगा इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं कि F बराबर अपने पास कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, R² के बराबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए थे, और ये दोनों किसमें थे, निर्वात या वायु के अंदर थे। ठीक है, तो निर्वात या वायु में थे, तो यहाँ पे निर्वात या वायु की क्या आ गई, विद्युतशीलता। तो ये जो बल है ये किसमें आ गया, एयर के अंदर आ गया, हवा या निर्वात के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आ गया, जिसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में हम देखेंगे
यानी निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका मात्रक देखेंगे अपन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम 1/4πε0 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो 1/4πε0 का मान कितना हो गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 हो गया। अपने क्या चाहिए एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट अपने पास हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन वज्र गुणा कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो जाएगा 4π F इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कूलाम, और ये भी कितना हो गया कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा। ये 4π है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो अपने पास के या 1/4πε0 का जो मात्रक आया था अपने पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, उसका उल्टा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज अब इसका आंकिक मान क्या होता है। देखिए 1/4πε0 है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 के बराबर। यहाँ से 1/ε0 इसके बराबर होगा 4π, पाई का मान 3.14, यहाँ पे 9 × 10⁻9 हो जाएगा। इसके बाद एप्सिलॉन नोट का मान निकालोगे तो ये 1 में चला जाएगा। 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9। इसको जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करके देख लीजिए, ऊपर 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻7, और ये 4 इंटू 314 इंटू कितना हो जाएगा 9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लगभग ये मान आ जाएगा, ये मान अपने पास आता है 8.85 × 10⁻⁻12 के बराबर। जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका मान अपने पास कितना आता है 8.85 × 10⁻12, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है, एक तो अपन इसका मात्रक निकाला। ठीक है, मात्रक कैसे निकाला कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने एप्सिलॉन नोट का मान निकाला, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर अपने पास ये आ गया। ये ऊपर कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर, दो बराबर दे रखे हैं तो कूलाम का स्क्वायर, और ये बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहाँ मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसका मात्रक निकल करके आ गया। मान निकालेंगे, अपने को पता है 1/4πε0 किसके बराबर होता है 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। तो यहाँ से जब अपन एप्सिलॉन नोट का मान निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो 1/4πε0 का मात्रक होता है उसका उल्टा इसका मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए अपने पास दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हुए, निर्वात या वायु के अंदर रखे हुए। तो मान लीजिए इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान
कितना है अपने पास 100 न्यूटन। कितना है 100 न्यूटन के बराबर। वापिस से अपने पास ये दोनों आवेश हैं Q1 Q2 ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r के बराबर। अब मान लीजिए इन दोनों आवेशों को मैंने किसी माध्यम में रख दिया, मान लीजिए कांच, माध्यम के रूप में अपने पास क्या है कांच है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में मान लीजिए कितना बल लग रहा है 80 न्यूटन के बराबर। कितना लग रहा है 80 न्यूटन। वापिस से मेरे पास दो आवेश है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इन दोनों आवेशों को मैंने पानी के अंदर रख दिया, यानी वाटर के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है 40 न्यूटन के बराबर बल लग रहा है। क्या लग रहा है 40 न्यूटन के बराबर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसके कारण उनके बीच लगने वाले बल का मान लगातार क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम माध्यम को परिवर्तित करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाले बल का मान भी क्या हो रहा है लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। तो विद्युतशीलता क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम का वह विशेष गुण जिसके कारण दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान लगातार क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है। यानी कहने का मतलब विद्युतशीलता का मान यानी माध्यम परिवर्तित करने से दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान भी लगातार क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है। तो माध्यम का जो ये विशेष गुण है यही क्या कहलाता है विद्युतशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युतशीलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोनों आवेशों के बीच में माध्यम को परिवर्तित करने से आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। माध्यम का ये जो गुण है ये क्या कहलाता है विद्युतशीलता कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है सभी को? पहले निर्वातीय वायु था, बल का मान कितना था 100 न्यूटन के बराबर। अब मैंने माध्यम के रूप में यानी दोनों आवेशों के बीच में माध्यम को क्या रखा कांच, यानी दोनों आवेशों को कांच में रखा तो लगने वाले बल का मान कितना हो गया 80 न्यूटन के बराबर। अब दोनों आवेशों को मैंने पानी में रखा तो पानी में रखने पर क्या हुआ उनके बीच में लगने वाले बल का मान अगेन क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है ना। तो लगातार माध्यम परिवर्तित होने से क्या होता है आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान भी लगातार परिवर्तित होता चला जाता है, ठीक है ना। तो दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसके कारण दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान लगातार क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। ये विशेष गुण क्या कहलाता है विद्युतशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युतशीलता। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। आपेक्षिक विद्युतशीलता है इसको अपन एप्सिलॉन r से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होती है ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होती है माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा था निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी अपन ने पढ़ा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन r क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है, ठीक है ना। अब अलग अलग माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये फिक्स मान है भाई। दूसरा जैसे शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध पानी या जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है लगभग 80 के बराबर होता है। तीसरा
जैसे धातुएं जो चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। ये फिक्स वैल्यू होती है। निर्वातीय वायु के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान 1 के बराबर होता है, शुद्ध पानी के लिए कितना होता है 80 के बराबर, और धातु के लिए कितना होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत के बराबर होता है। तो ये अपना टॉपिक था अपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अभी अपन ने पढ़ा था कूलाम का नियम। तो निर्वात यानी कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर और निर्वात या वायु में उपस्थित होते हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। कितना होता है, निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर, और इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए Q1 और Q2 आवेशों को मैंने वापिस से स्मॉल r दूरी पर रखा। अब इनको मैंने किसी माध्यम में रख दिया, किसी माध्यम में यानी मीडियम में रख दिया। अब माध्यम में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उसका मान कितना होता है 1/4πε। यहाँ पे ये दोनों आवेश निर्वात में या वायु में रखे हुए थे, तो यहाँ पे अपन ने किसकी विद्युतशीलता ली, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता ली। अब चूंकि ये दोनों आवेश ही किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे किसकी विद्युतशीलता आएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता को हम किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा r² के बराबर। मान लीजिए अपने पास कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए। भाग देने पर अपने पास कितना आएगा, FA/FM। दो समीकरणों को डिवाइड कैसे करते हैं, उनके बाएं पक्षों को आपस में डिवाइड कर दीजिए और दाएं पक्षों को भी क्या कर देंगे, अपन आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद अपने पास ये कितना आएगा, देखिए ये समीकरण नंबर 1 है अपने पास और ये समीकरण नंबर 2 है। तो FA अपॉन कितना हो गया, FM लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r², ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपने पास ये बच गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर अपने पास कितना आएगा, ε/ε0 के बराबर आएगा। कितना आएगा, ε/ε0 के बराबर। और यहाँ पे या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, निर्वात या वायु में लगने वाला बल अपॉन FM माध्यम में लगने वाला बल, और इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, εr के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, εr के बराबर होता है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, FA=FM × εr के बराबर हो जाएगा, या FM कितना होता है, FA/εr के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो किसके बराबर होती है, जब दोनों आवेशों को निर्वात में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल F(A), और यदि दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला माध्यमिक बल, इन दोनों का जो अनुपात है यानी FA/FM, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, εr के बराबर। और εr क्या होता है अपने पास, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए हमने इन दोनों समीकरणों को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर अपने पास एक रिलेशन ये आ गया, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं। जैसे मान लीजिए दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है और उनके बीच में दो आवेश Q1 Q2 है, ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r के बराबर।
और एक इसमें रखे हुए हैं, निर्वात या वायु में रखे हुए। मान लीजिए निर्वात या वायु में इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना है, ये अपने पास 12 न्यूटन की बल। कितना है? 12 न्यूटन। ठीक है, अब हमने इन दोनों आवेशों के बीच में किसी माध्यम को रख दिया। ठीक है, और उस माध्यम, मैंने आपको बताया कि अलग अलग माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है, और उसका निश्चित मान होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कोई माध्यम रखा और मान लीजिए उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी है, 6 है। एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 6। ठीक है, तो यहाँ निर्वात में दोनों आवेश रखे हुए थे, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान कितना था, 12 न्यूटन। अब इन दोनों आवेशों को मैंने माध्यम में रख दिया और माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता मेरे पास कितनी है, एप्सिलॉन आर। तो माध्यम में लगने वाले बल का मान हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब इन दोनों आवेशों को हमने किसी माध्यम में रख दिया तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एम, इसका मान अपने को निकालना है। एफ एम इक्वल टू कितना होता है, एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो एफ एम इक्वल टू एफ ए का मान कितना दे रखा है, वायु में लगने वाला बल 12 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 6। 2 बढ़ जाएगा, एफ एम इक्वल टू कितना जाएगा, 2 न्यूटन के बराबर। ठीक है, देखिए निर्वात में दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा था, 12 न्यूटन के बराबर। जब इन दोनों आवेशों को हमने माध्यम में रखा तो लगने वाले बल का मान कितना हो गया, 2 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान अधिक होता है, माध्यम में स्थित दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कैसा होता है, कम होता है। ठीक है ना, यानी कि हमेशा क्या होगा, एफ ए अपॉन एफ एम के बराबर। निर्वात में लगने वाला बल है वो माध्यम में स्थित दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, बशर्ते कि दोनों आवेशों के परिमाण कैसे हों, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितना यहाँ पे Q1 Q2 का मान है उतना यहाँ पे Q1 Q2 के मान होने चाहिए। जितनी दूरी पर ये दोनों आवेश रखे हुए हैं उतनी दूरी पर ये आवेश होना चाहिए। ठीक है, तब निर्वात में लगने वाले बल का मान कैसा होगा, माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है।